पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शिया चेन को एक स्वॉर्ड सैंड मिल गया था जिसके साथ उसकी फाइट शुरू हो गई होती है। वो दोनों वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन शिया चेन यहाँ पर ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो बड़ी आसानी के साथ स्वॉर्ड सैंड को वहां पर हरा देता है। जिसके बाद वो स्वॉर्ड सैंड की ही सारी स्वॉर्ड को लेकर अपने सेट को बचाने के लिए निकल जाता है। तो वहीं सेट के अंदर मास्टर के साथ फायरी की फाइट हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही मास्टर फायरी को हराने वाले होते बीच में एल्डर फैंग आकर मास्टर के ऊपर पीछे से हमला कर देता है। इस वजह से वो वहां पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मास्टर के इंजर्ड होने की वजह से एल्डर फैंग वहीं पर खड़े एक बंदे की स्वॉर्ड लेता है और उस स्वॉर्ड से उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी ताकि वो मास्टर के ऊपर हमला करके उसकी जान ले सके। लेकिन जैसे वो उसकी जान लेता है, इससे पहले ही फायरी ने वहां पर उस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि वो यहाँ पर मास्टर की जान ना ले सके। उसके बाद फायरी तो एल्डर फैंग के ऊपर ही हमला करना शुरू कर देता है। वो एल्डर फैंग से कहा था, तू गधा हो गया है क्या? तेरे पास दिमाग की कमी है? तुझे पता है क्या जियानमिंग कहाँ है? सिर्फ इस मास्टर को ही पता है कि जियानमिंग कहाँ पर होगी, तो इसे मार देगा तो तुझे कभी जियानमिंग मिलने वाली है क्या? एक बार जियानमिंग मिल जाए उसके बाद मैं खुद अपने हाथों से इस मास्टर को मार दूंगा। लेकिन तब किनबाओ जो होता है वो वहाँ पर कह रहा था, देखो माना कि हम सब यहाँ पर जियानमिंग को लेने के लिए ही आए हैं, लेकिन तुम ऐसा नहीं कह सकते कि जियानमिंग मिलेगी तो तुम उसे अपने पास रखोगे। ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि जियानमिंग जाएगी तो जाएगी किसके पास। फायरी वहाँ पर किनबाओ से कहा था, लगता है ना बुढ़ापे में तेरा दिमाग सठिया गया है, इसलिए तुझे नहीं पता कि यहाँ पर जियानमिंग किसके पास जाने वाली है। वो तो मेरे पास ही आएगी और मेरे अलावा कहीं वो जा ही नहीं सकती। और तेरा ये कठपुतली एल्डर फैंग वो तो कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। वो एक चलता फिरता कुत्ता है जो तुम्हारी हड्डी फेंकने से ही हरकत करता है। तो तुम इसके दम पर मिलकर मुझसे जियानमिंग को ले लोगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला। एल्डर फैंग फायरी से कहता, देख तू अपनी औकात पार कर रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह से बातें करने की? फायरी कहता है, क्या लड़ेगा मुझसे? तो आना लड़ ले, मैं तू जैसे कीड़ों से लड़ने के लिए हमेशा से तैयार रहता हूँ। लेकिन जैसे वो दोनों पूरे गुस्से के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाले थे, बीच में किनबाओ आ जाता है जो यहाँ पर आने के बाद उन दोनों की फाइट को रुका देता है। किनबाओ वहाँ पर कह रहा था, हम यहाँ पर जिस काम को करने के लिए आए ना, पहले वो काम पूरा हो जाए, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे कि क्या होगा आगे। अभी जियानमिंग तो हमें मिली नहीं और हम अभी से सपना देखना शुरू कर दिए हैं। तभी वहाँ पर भागते हुए एक डिसाइपल आता है जो किनबाओ से कह रहा था कि हमें जियानमिंग मिल चुकी है, हमने उसे अपने सेट के अंदर कैद करके रखा हुआ है। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और भागते हुए सेट के अंदर आते हैं। लेकिन वहाँ आने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो एक दूसरी लड़की है जिसने जियानमिंग जैसे ही कपड़े पहने हैं। गधे डिसाइपलों ने यहाँ पर इसे ही जियानमिंग समझकर पकड़ लिया। वो बेचारी लड़की कह रही होती, मुझे तो यहाँ पर स्काई लॉर्ड नहीं भेजा था, थोड़े बहुत पैसे दिए थे ताकि मैं ये कपड़े पहनकर यहाँ पर आ जाऊँ, मुझे क्या पता था कि वो मुझे किस चीज में फंसा रहा है। ये सुनकर तो किनबाओ बाकी सारे लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे कि स्काई लॉर्ड हमें नहीं छोड़ने वाला, इसने हमारी नाक में दम करके रखा है, लगता है इसे नाक से बाहर निकाल कर ही फेंकना होगा। दूसरी तरफ हम असली जियानमिंग को देखते हैं जो कि अब निंगराओ के चंगुल में फंस चुकी थी। उसने उसे कैद कर लिया होता है और कैद करने के बाद वो एक पेड़ से जियानमिंग को बांध देती है। निंगराओ से कह रही थी, यहाँ पर ना चुपचाप से लटकी रहो, अगर आवाज निकालने की कोशिश की तो मैं अभी इसी टाइम तुम्हारी जान ले लूंगी। इसके बाद निंगराओ वहाँ पर पूरी तरह अपना स्वॉर्ड फॉर्मेशन बना देती ताकि जल्दी कोई भी यहाँ पर ना आ सके, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर जंगली और बाकी सारे लोग आते ही होंगे जियानमिंग को बचाने के लिए। और उसका शक सही निकलता है क्योंकि वहाँ पर जंगली भागते हुए आ रहा था। यंग मास्टर ने उसे भेजा होता है ताकि वो जियानमिंग को बचा सके, लेकिन स्वॉर्ड फॉर्मेशन से पैर रखने की वजह से उसके पैर में स्वॉर्ड घुस जाती है। वो कह रहा था, अरे अरे मैं तो मर गया, यहाँ पर स्वॉर्ड घुसाकर किसने रखा था? तभी वहाँ पर किंगराओ आकर अब जंगली से फाइट करना शुरू कर देती है। जंगली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन है, क्योंकि उसने नहीं देखा था कि जियानमिंग को पकड़ने वाली यही है। वो बेचारा बस समझने की कोशिश कर रहा था तब तक के निंगराओ वहाँ पर उसके ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रही होती है। अटैक खाने की वजह से वो बेचारा बार बार उन्हीं स्वॉर्ड के ऊपर गिर रहा था जिस स्वॉर्ड को यहाँ पर जियानमिंग ने हर तरफ लगाया हुआ था। इस वजह से बेचारे की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। वो निंगराओ से क्या होता, बस बहुत हो गया, मैं तब से सोच रहा था कि आखिर तू कौन है और तुझ पे अटैक करूँ या ना करूँ, लेकिन अब तूने मुझे यहाँ पर गुस्सा दिला दिया है। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए एक भवंडर बना लेता है, जिस भवंडर को लेकर वो सीधा निंगराओ की तरफ ही बढ़ चुका था। लेकिन निंगराओ वहाँ पर भवंडर को देखकर घबरा तो जाती है और घबरा कर वो इधर उधर भागना शुरू कर देती है। जंगली निंगराओ से कहता, देखा मेरी पावर तुम्हारी फट गई ना, तभी तुम मुझसे डर कर भाग रही हो, मैंने तो बस अभी शुरुआत ही की है, रुको मैं तुम्हें और भी अपनी अच्छी अच्छी टेक्निक दिखाता हूँ। इसके बाद तो जंगली ने अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को 3 गुना पहले से भी ज्यादा बड़ा कर लिया था। और बड़ा होने के बाद वो अब सीधा निंगराओ की तरफ ही बढ़ जाता है। निंगराओ ये देखकर घबरा तो चुकी थी और अब वो बिल्कुल मक्खी की तरह उसके सामने लग रही होती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर उसके ऊपर हमला करने की
कोशिश करती। जितनी वो छोटी बन चुकी थी, अपने छोटे होने का फायदा उठाकर वो ऐसी जगह घुसकर अटैक करती जहाँ पर तो बेचारा जंगली कुछ कर ही नहीं पाता है। और इतना करने के बाद निंगराव वहाँ से भाग चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे वो एक जगह पर दिख जाती है जो कि पहाड़ के अंदर छुपने की कोशिश कर रही थी। वो भाग कर जाता है और उस पहाड़ को ही तोड़ डालता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि जिस निंगराव को समझकर वो यहाँ पर आया था वो तो असली निंगराव नहीं है, बल्कि वो तो उसका पुतला था। और पहाड़ तोड़ने की वजह से अब पूरा का पूरा जंगली खाई के सामने आकर खड़ा हो चुका था। जैसे वो वहाँ पर आया था, इस मौके का फायदा उठाते हुए पीछे से निंगराव आती है और एक लात मारकर सीधा जंगली को खाई के नीचे फेंक देती है, जिससे जंगली नीचे ही चला जाता है। काफी बढ़िया दिमाग लगाया निंगराव ने यहाँ पर। वो कहती है जिस्म तो इसका हाथी जैसा है, लेकिन दिमाग चूटियों जैसा भी नहीं है। न जाने कहाँ से उठकर आ जाते हैं ऐसे घटिया लोग। दूसरी तरफ लिंगू सेट के अंदर किनबाओ मास्टर और बाकी सारे लोगों से कह रहा था, देखो तुम लोगों ने यहाँ पर ना शियाओचन जैसे इंसान से दोस्ती कर ली। शियाओचन एक बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है जो हर तरफ तबाही लाता है। मासूम लोगों को मारना तो उसका पेशा है, तो ऐसे लोगों का साथ देकर तुमने भी यहाँ पर गलती कर दी है। इस वजह से ये सेट बर्बादी के कगार पे जा चुका है। इसे अब सही करने का बस एक मौका और है, इसलिए हमने यहाँ पर डिसाइड किया है कि अब से ये लिंगू सेट एल्डर फैंग के हाथों में चला जाएगा और वही अब यहाँ पर लिंगू सेट को पहले जैसा बनाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर एल्डर फैंग को अपना नया लीडर चुनना है। जो नहीं चुनेगा वो अपनी जान से यहाँ पर चला जाएगा। एल्डर फैंग तो काफी ज्यादा खुश था कि मैं यहाँ पर आप सभी को यकीन दिलाता हूँ कि हमारा लिंगू सेट पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, आप लोग मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन मास्टर और बाकी सारे लोग कह रहे थे कि लगता है अब लिंगू सेट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ऐसा घटिया इंसान जो खुद को नहीं संभाल सकता, तो वो लिंगू सेट को क्या ही संभालेगा। ये सुनकर एल्डर फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो सभी से कहता है तुम लोगों की औकात नहीं हो, तुम लोग यहाँ पर मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। अभी चाहूँ ना तो एक एक को काट डालू यहाँ पर। तुम्हें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता कि लिंगू सेट कितना ज्यादा कमजोर हो चुका है, या फिर अंधे हो चुके हैं तुम लोग। शियाओचन की चिकनी चुपड़ी बातों में वो कभी नहीं आने वाला तुम्हें बचाने के लिए। उसने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हें छोड़कर यहाँ से भाग गया, जिसके भरोसे पे तुम यहाँ पर बैठे हुए थे। मास्टर वहाँ पर काफी ज्यादा उदास होकर रो रहे होते हैं कि शियाओचन आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तुमने कहा था ना कि तुम आओगे, लेकिन तुम नहीं आए। मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम पे भरोसा करके। अब तो यहाँ पर मेरी जान जाने वाली है और ये पूरा का पूरा लिंगू सेट अब दुश्मनों के हाथों में चला जाएगा। लेकिन एल्डर फैंग जैसे ही मास्टर के ऊपर हमला करके उसकी जान लेने वाला था, तभी एक अटैक उसके हाथ में लगता है, जिस वजह से स्वॉर्ड फेंका जाती है। एल्डर फैंग कहता है नहीं, मैंने ऐसा अटैक तो पहले भी महसूस किया है। ये अटैक तो मुझे शियाओचन की याद दिलाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ पर आ गया। वहाँ पर किसी बंदे की एकदम जोर से आवाज आ रही थी जो कह रहा था, लगता है आजकल लोगों की जुबान उनकी औकात से ज्यादा चलने लग गई है। मैं यहाँ पर तुम सभी को एक ऑफर देता हूँ, मेरे सामने सरेंडर करो अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो, वरना मैंने अंजाम तुम लोगों को तुम्हारा पहले भी दिखाया है और दोबारा दिखाने से नहीं चूकूंगा। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि शियाओचन की थी, जो पूरे एटीट्यूड के साथ वहाँ पर आकर बैठा हुआ था और वहीं पर बैठकर वो सारे लोगों पर ऑर्डर चला रहा था। मास्टर की आंखों से आंसू निकल आते हैं कि चलो आखिरकार शियाओचन आ गया। बड़े क्रिटिकल मोमेंट पे आया, लेकिन आखिर आया तो। फारी वहाँ पर शियाओचन से कहता है, क्या तू यहाँ पर अंधा हो गया है? तुझे चारों तरफ दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर 3 सेट को मिलाकर इतने लोग हैं ना कि तू उन्हें गिनेगा भी तो रात हो जाएगी, और तू इतने लोगों के बीच में अकेला आकर खड़ा हुआ है और यहाँ पर सभी को धमकी दे रहा है कि तुम्हारे सामने सरेंडर कर दे। कौन सा माल फूकता है यार तू? मुझे भी दे, मैं भी फूकूंगा, जिसे फूक कर मैं ऐसी एटीट्यूड से भरी बातें करूंगा। इसके बाद अब सारे के सारे डिसाइपल शियाओचन की तरफ बढ़ चुके थे ताकि वो उसकी जान ले सके, लेकिन शियाओचन डीमन हैंड का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे डिसाइपल को वहाँ पर पकड़ना शुरू कर देता है। उसने एक के बाद एक करके सभी डिसाइपल को पकड़ा था और मुट्ठी बंद करते हुए सारे के सारे लोगों को खत्म कर देता है। जो देखकर किंग बाओ जो होता है वो वहाँ पर अपना स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाते हुए शियाओचन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन शियाओचन इस अटैक से भी आसानी से बच चुका था। इसके बाद वो अब किंग बाओ और फारी के ऊपर अटैक करने की तैयारी कर देता है, क्योंकि शियाओचन पूरे गुस्से में आया था और अब वो यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ने वाला है। किंग बाओ जैसे ही एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला अटैक शियाओचन के ऊपर करने वाला था, शियाओचन स्वॉर्ड सेंड की ही स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसका इस्तेमाल करते हुए उसने यहाँ पर किंग बाओ के अटैक को रोक लिया था। दोनों का अटैक बिल्कुल आपस में टकरा चुका होता है, जिसके बाद तो उसने धक्का मारते हुए किंग बाओ को उठाकर दूर फेंक दिया था। किंग बाओ भी यहाँ पर शियाओचन का कुछ नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन किंग बाओ से पीछा छूटा नहीं था कि अब वहाँ पर फायरी भी आ चुका था। वो शियाओचन से कह रहा था, बच्चे तू तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, तुझसे फाइट करके ना मजा ही आ जाएगा। आज देखते हैं कि यहाँ पर तू अनगिनत लोगों को अकेले हराकर जीत पाता भी है या फिर नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि ये टास्क इतना इजी होगा, लेकिन तेरे एटीट्यूड के हिसाब से तुझे ये करना ही पड़ेगा। जो सुनकर शियाओचन कहता है, अरे वाह, इतनी जल्दी मुझे पहचान लिया। ठीक है, फिर मेरा एटीट्यूड
एग्जीक्यूट देखने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद शियाचन अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधा का सीधा फायरी की तरफ ही बढ़ जाता है और अब यहाँ पर फायरी और शियाचन के बीच फाइट शुरू हो चुकी थी। शियाचन फायरी से इतना ज्यादा फास्ट होता है कि वो तो आराम से फायरी के अटैक को रोकते हुए उसके पीछे आता और पीछे आकर उसके ऊपर अटैक कर रहा था, जिस वजह से फायरी की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। शियाचन कहता लगता है तुम लोगों को तुम्हारी औकात पता चल गई होगी, तो इसलिए यहाँ पर ना मेरे सामने सरेंडर करो वरना तुम लोगों की आज खैर नहीं। शियाचन वहाँ पर एल्डर फैंग के ऊपर भी अटैक करते हुए उसे थप्पड़ ही थप्पड़ मार देता है कि ये बूढ़ा तो बीच में आए ही ना तो ही बेहतर है, वरना तो इसे जहाँ पर भी देखता हूँ ना मेरा खून खोल जाता है। ये देखकर एल्डर फैंग जो था वो वहाँ पर किनबा और फायरी से कह रहा था कि नहीं हम यहाँ पर शियाचन के सामने सरेंडर नहीं कर सकते। हम सब एक वॉरियर है, एक वॉरियर मरना पसंद करता है लेकिन दूसरे के सामने सरेंडर होना बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो हम यहाँ पर ऐसे चुप नहीं रह सकते, हम सबको मिलकर यहाँ पर शियाचन की जान लेनी ही होगी। इस वजह से अब देखते ही देखते सारे के सारे लोग दोबारा से तैयार हो चुके थे शियाचन के ऊपर फाइट करने के लिए। शियाचन वहाँ पर कह रहा था यहाँ पर ना लड़ाई ज्यादा लोगों की वजह से नहीं जीती जाती, लड़ाई जीती जाती है तो हिम्मत और ताकत की वजह से, चाहे वो अकेले बंदे के अंदर ही क्यों ना हो, वो पूरी की पूरी आर्मी को खत्म कर सकता है। तो तुम लोग यहाँ पर नमूना देखने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद शियाचन वहाँ पर स्वॉर्ड सैंड की स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसमें से एक स्वॉर्ड के अंदर तो उसने खुद को स्वॉर्ड सैंड को ही डाल दिया था। जो चीज देखकर किनबाओ एकदम गुस्सा हो चुका था। वो कहता है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही सेट के अंदर घुसकर मेरे स्वॉर्ड सैंड को उसकी ही स्वॉर्ड में कैद करने की। नहीं नहीं नहीं, तूने ये अच्छा काम नहीं किया, अब तो मैं यहाँ पर शांत नहीं बैठने वाला। जिसके बाद अब देखते ही देखते सारे के सारे लोग अब शियाचन की तरफ बढ़ चुके थे, लेकिन शियाचन अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए इतना जोरदार ऑरा बाहर निकालता है कि सबके सब उड़कर गायब हो चुके थे। पूरी आर्मी लेकर ये तीनों लोग यहाँ पर आए थे। पूरी की पूरी आर्मी एक ही अटैक में ढेर हो गई थी, बिल्कुल बारिश की बूंदों की तरह डिसाइपल मर मर कर फेंका रहे थे। शियाचन किनबाओ से कहा था देख तू भी यहाँ पर सरेंडर कर दे वरना तेरी भी बारिश की बूंदों की तरह बनाकर हालत खराब कर दूंगा। स्वॉर्ड सैंड की जो स्पिरिट स्वॉर्ड के अंदर कैद थी वो किनबाओ से कह रही होती किनबाओ सरेंडर कर दे, तू सरेंडर नहीं करेगा ना तो ये हमारे पूरे के पूरे शेंजियान पीक को खत्म कर देगा। मैं नहीं चाहता कि हमारा शेंजियान पीक इतने सालों से बना हुआ खत्म हो जाए। तू नहीं जानता इस बंदे को, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक बंदा है। इस चीज को देखकर किनबाओ जो होता है वो सरेंडर तो यहाँ पर नहीं करता, लेकिन अपने बचे हुए जितने भी डिसाइपल होते हैं जो लोग जिंदा थे उन सभी को लेकर यहाँ से भाग जाता है, ताकि बाद में जब अच्छा मौका मिले तो उस मौके का इस्तेमाल करते हुए वो दोबारा से आएगा और लिंगोसेट को खत्म करने की कोशिश करेगा। मास्टर शियाचन से कहते हैं शियाचन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम एकदम परफेक्ट टाइम पर यहाँ पर आ गए, वरना मुझे नहीं लगा था कि आज तुम यहाँ पर आओगे और तुम नहीं आओगे तो ये सेट आज ही खत्म हो जाएगा। लेकिन शियाचन उन्हें वहाँ पर संभालता है कि नहीं आपको थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मास्टर एकदम दंग रह चुके थे कि आखिर अकेला बंदा इतने बड़े बड़े काम कैसे कर सकता है। ये यहाँ से शेंजियान पीक के अंदर गया, वहाँ पर स्वॉर्ड सैंड का गेम बजाया, सिटी में जाकर ऑक्शन हाउस में जाने के बाद वहाँ पर भी तबाही मचाई, उसके बाद यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद तीन सेट के लीडरों को यहाँ से डरा कर भगा दिया। आखिर शियाचन इंसान है या फिर कोई गॉड है, आखिर ये है तो है क्या, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान तो इतने बड़े कारनामे नहीं कर सकता, वो भी अकेला। दूसरी तरफ निंगराओ जो होती है वो उस जगह पर आती है जहाँ पर उसने जियानमिंग को कैद करके रखा था, लेकिन वहाँ आने के बाद उसका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वो जो आदिवासी लड़की थी वो जियानमिंग को छुड़ाकर यहाँ से भाग निकली थी। वो दोनों बचकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। जियानमिंग तो आदिवासी लड़की का शुक्रिया कर रही होती है कि तुम तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आकर मुझे बचा लियो, कमाल की बात है तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन वो कुछ बता पाती इससे पहले उनके सामने एक खाई आ जाती है जिसके पास ही आकर वो दोनों खड़े हो चुके थे। आगे अब रास्ता पूरी तरह से खत्म हो चुका था। जियानमिंग कहती नहीं नहीं मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई खाई है, ये न सिर्फ एक इल्यूजन है जो किंग राव ने यहाँ पर दिखाया होगा। मुझे लगता है कि इस खाई के आगे भी रास्ता है, तो हमें माउंटेन ड्यू पीना चाहिए और उसे पीकर हम सीधा खाई में कूद जाते हैं, क्योंकि डर के आगे जीत तो होती है। आदिवासी लड़की को डर तो लग रहा था लेकिन फिर भी वो उसका हाथ पकड़ती है और जियानमिंग के साथ सीधा खाई के अंदर ही कूद जाती है, जो कि सच में खाई नहीं थी बल्कि रास्ता ही था और उसे निंगराव ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खाई जैसा बना दिया था। जिसके बाद वो दोनों दोबारा से वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। किंग राव भी अब वहाँ पर आ चुकी थी जिसने इन दोनों को देख लिया था। वो कहती है तुम अगर मुझे यहाँ पर जितना भगाओगी ना मैं उतना ही ज्यादा तुम्हें तड़पाऊंगी, इसलिए भला इसी में है कि खुद को मेरे हवाले कर दो अगर तुम यहाँ पर सही सलामत जिंदा रहना चाहती हो। तो वो वहाँ पर आदिवासी लड़की और जियानमिंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। वो कह रही थी ये आदिवासी लड़की जो कि तुम्हारा डॉगी है, बड़ा अच्छे से ख्याल रखा है तुमने इसका, बिल्कुल सही टाइम पर उसने तुम्हारे बिस्किट का एहसान चुका दिया और तुम्हें बचाकर भाग निकली, लेकिन बहुत देर तक नहीं, मैं अभी यहाँ पर तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। जियानमिंग वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए निंगराव के साथ फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन निंगराव तो काफी ज्यादा पावरफुल थी। वो सारे के
सारे अटैक को जियानमिंग के डिस्ट्रॉय कर रही होती है। वो आदिवासी लड़की भी यहाँ पर निंगराओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी निंगराओ यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आदिवासी लड़की अपनी पूरी जान लगा देती है ताकि वो निंगराओ के ऊपर अटैक कर सके, लेकिन वो दोनों भी यहाँ पर निंगराओ का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे, क्योंकि निंगराओ पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए वो दोनों दोबारा से वहां से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार भागते वो सच की खाई के पास आकर खड़े हो चुके थे, जहाँ से आगे रियल में खाई ही होती है। ये देखकर निंगराओ वहां पर अपनी स्पिरिचुअल बटरफ्लाई को बाहर निकालती है और उसका इस्तेमाल करते हुए उसने जियानमिंग और आदिवासी लड़की के ऊपर अटैक कर दिया था। जियानमिंग पूरी जान लगाकर उस बटरफ्लाई को रोकने की कोशिश करती है, वरना तो वो बटरफ्लाई उन दोनों को नीचे खाई में फेंक देगी, और ऐसा हो भी जाता है। वो दोनों वहां से खाई में नीचे गिर चुके थे, लेकिन सही टाइम पर वहां पर एक स्पिरिचुअल बर्ड आता है जो यहाँ पर आने के बाद जियानमिंग और आदिवासी लड़की को बचा लेता है। उस पर एक बंदा बैठा हुआ था जिसने ही यहाँ पर जियानमिंग और आदिवासी लड़की को बचाया था, और ये बंदा उसी ऑक्शन हाउस का मालिक था जो यहाँ पर आकर जियानमिंग और आदिवासी लड़की को बचाया होता है। उसका वो जो बर्ड था वो उसी का स्पेशल बर्ड था, जो कि बर्ड कम किसी तरह का एयरप्लेन ज्यादा लग रहा होता है। वो वहाँ पर जियानमिंग से कह रहा था कि शियाओचेन ने मुझे कहा था कि मुझे तुम्हें बचाना है, तो देखो मैं सही टाइम पर एंट्री मारते हुए यहाँ पर आ चुका हूँ ताकि तुम्हें बचा सकूं। मैं घाटे का बिजनेस नहीं करता, शियाओचेन ने मुझे अच्छे पैसे दिए थे, तो इसके बदले मैं तुम्हें यहाँ पर बचा रहा हूँ। किंग राव तो अपनी बटरफ्लाई पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के पीछे ही पड़ी होती है ताकि वो यहाँ पर जियानमिंग और ऑक्शन हाउस के मालिक दोनों की जान ले सके। इसके बाद उसने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग अटैक सीधा जियानमिंग के ऊपर कर दिया था। ये देखकर जियानमिंग भी घबरा जाती है, लेकिन इस अटैक से जियानमिंग को कुछ होगा या नहीं होगा ये अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो